अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों के वाइवास और प्रैक्टिकल्स बहुत बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। फार्मास्यूटिक्स जो कि आप लोगों का लास्ट प्रैक्टिकल होता है, आज हम लोग उसके वाइवास के में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ उनके आंसर्स को भी देखेंगे। और इसके अलावा जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर प्रैक्टिकल में आप लोगों का वाइवे के अलावा जो है आप लोगों का एक रिटर्न आता है, जो कि 35 मार्क्स का होता है, जिसमें दो सवाल आते हैं। एक 15 मार्क्स का और एक 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं या प्रैक्टिकल्स हैं जो कि दिए जाते हैं अमूमन, तो उनके बारे में भी देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट थिंग कि आपके एक्सटर्नल पे डिपेंड करता है कि वो आपका एक से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर बना सकता है, यानी कि वो स्टूडेंट्स को डिवाइड करके एक रो को एक क्वेश्चन पेपर, दूसरे को दूसरा पेपर भी दे सकता है। तो इसके अलावा आप लोग अगर इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हो, उन प्रैक्टिकल्स में डिस्टिलेशन, सिंपल सिरप, सिंपल ऑइंटमेंट, टिंचर या आयोडीन टिंचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों के ये वाले प्रैक्टिकल्स जो हैं, एक्सपेरिमेंट्स ये वाले अमूमन दिए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है। आपका एक्सटर्नल कुछ भी दे सकता है, लेकिन इन चारों में से एक लाजमी आता है, राइट। अब हम लोग इंपॉर्टेंट वाइवास के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जिस भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, आप लोग उसके सब्जेक्ट की डेफिनेशन को ज़रूर पढ़ कर जाओगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कौन सी डिग्री ले रहे हो, आप लोग क्या कहलाए जाते हो, यानी कि फार्मेसी टेक्नीशियन हो तो फार्मेसी टेक्नीशियन की डेफिनेशन क्या होती है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट का और फार्मेसी टेक्नीशियन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और फार्मेसी टेक्नीशियन को कौन सी कैटेगरी मिलती है और फार्मासिस्ट को कौन सी कैटेगरी मिलती है, और ये भी कि फार्मासिस्ट कौन होता है। ठीक हो गया। तो ये जो पहली 2 आप लोगों की आ जाती हैं, ये दोनों की दोनों जो फर्स्ट और सेकंड में जितनी भी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये तो आप लोग हर प्रैक्टिकल में याद करके जाओगे ही जाओगे। ठीक हो गया। फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, फिर फार्मेसी क्या है, फार्मासिस्ट कौन होता है, फार्मेसी टेक्नीशियन कौन होता है, असिस्टेंट फार्मासिस्ट कौन होता है, और इनका आपस में क्या मेन डिफरेंस है, इन तीनों में क्या फ़र्क है, वो चीज़ आप लोग पढ़ोगे। फिर टाइप्स ऑफ फार्मेसी यानी कि कितनी तरह की होती है, फिर आप लोगों के बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन क्या है, और फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बैकबोन क्या होती है। ठीक हो गया। पहले हम लोग इन पहले 4 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, राइट। तो ये चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में कि फार्मास्यूटिक्स क्या होता है। फार्मास्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच कनेक्ट द केमिकल साइंसेज विद द हेल्थ साइंसेज। ये हमारी केमिकल साइंस को हेल्थ साइंसेज के साथ जोड़ देती है। फिर अच्छा, फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी मेडिकल साइंस की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, यानी कि डिस्कवरी मतलब कि इजाद करना या दरियाफ्त करना, डेवलपमेंट बेहतर बनाना, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस देखते हैं, अपनी ड्रग्स की क्लिनिकल यूजेस एंड मार्केटिंग ऑफ द ड्रग्स। ठीक हो गया। यानी कि हम लोग इन तमाम तर चीज़ों को देखेंगे, वो कौन सी हमारी कहलाएगी ब्रांच मेडिकल साइंस की, वो हमारी फार्मेसी कहलाती है। अच्छा, फिर फार्मेसी टेक्नीशियन कौन होता है और असिस्टेंट फार्मासिस्ट कौन है। फार्मेसी टेक्नीशियन कौन होता है, हु होल्ड्स द डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी, जो कि डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी रखता है, जो कि 2 साल का है। इसका जो सिलेबस है वो इंग्लिश में होता है, और ये इसका 2 एग्जाम्स होते हैं ईच ईयर, यानी कि हर साल इसका एक एग्जाम होगा। जबकि अगर हम लोग फार्मेसी टेक्नीशियन के निस्बत असिस्टेंट फार्मासिस्ट को देखें, तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट कौन होता है, डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी मिलता है इसको भी, लेकिन ये 2 साल का है और उर्दू में सिलेबस होगा, और इसका एक ही एग्जाम होता है, यानी कि 2 साल के बाद इसका एक एग्जाम होगा। अगर हम लोग फार्मेसी टेक्नीशियन का मवाजना फार्मासिस्ट के साथ करते हैं, तो हम लोग जानते हैं फार्मासिस्ट को डिग्री मिलती है फार्मेसी की प्रोविंशियल काउंसिल की तरफ से। ठीक हो गया। और उसको कैटेगरी ए मिलती है और वो रजिस्टर्ड होता है इन रजिस्टर्ड ए। ठीक हो गया। और फार्मेसी टेक्नीशियन और असिस्टेंट फार्मासिस्ट इनको कैटेगरी बी मिलती है। फिर टाइप्स ऑफ फार्मेसी कौन सी होती हैं, कम्युनिटी फार्मेसी आ जाती है, हॉस्पिटल फार्मेसी आ जाती है। कम्युनिटी फार्मेसी ऐसी फार्मेसी जो कि हमारी जो कि मेडिसिन प्रोवाइड करती है एट कम्युनिटी लेवल, एट पब्लिक लेवल, जिसके अंदर 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक रिटेल फार्मेसी और एक होलसेल फार्मेसी। होलसेल फार्मेसी कौन होता है, जो कि बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है या फिर इंडस्ट्रीज से, मैन्युफैक्चरर से लेता है। अब ये छोटी-छोटी फार्मेसीज़ पर और मतलब कि मेडिकल स्टोर्स पे और हॉस्पिटल्स में उधर प्रोवाइड करता है। जबकि रिटेल फार्मेसी क्या होती है, ये एक ऐसी फार्मेसी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से लेगी मेडिसिन, ठीक है, और ये आम पब्लिक को देगी एट फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट।
ठीक हो गया, दोनों के दोनों बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम है या फिर बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी है। ठीक है, यानी कि कारोबार पर मबनी फार्मेसी की किस्म है। हॉस्पिटल फार्मेसी यानी कि हमारी ऐसी फार्मेसी जो कि हॉस्पिटल में मौजूद है, हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाती है। क्लिनिकल फार्मेसी ऐसी फार्मेसी होती है जिसके अंदर हम लोग किसी एक स्पेसिफिक रिस्पेक्टिव डिजीज के खिलाफ अगर हम लोग मेडिसिन के ट्रीटमेंट और मीन सारा कुछ अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारी क्लिनिकल फार्मेसी आ जाती है। फॉरेंसिक फार्मेसी में हम लोग लॉज पढ़ते हैं ऑफ ड्रग। ठीक है, सारे के सारे उसके मेन जो भी हमारे लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज हैं उनको हम लोग देखते हैं। लॉज कानून आ जाते हैं हमारे ड्रग के कि किस तरह से ड्रग को रजिस्टर करवाया जाएगा, लाइसेंस किस तरह से मिलेगा, किस तरह से इदारा ओपन किया जाता है, किस तरह से इंडस्ट्री ओपन की जाती है, ड्रग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक हो गया, वो फॉरेंसिक फार्मेसी हो जाती है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी ऐसी फार्मेसी जहां पर दवाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, अब जहां पर दवाएं बनाई जाती हैं ऐसी फार्मेसी को हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी कह रहे हैं। और इसके अंदर जो है हमने पढ़े हैं कि इसके अंदर 5 मजीद शोबे आ जाते हैं। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन, वेयर हाउस और एडमिनिस्ट्रेशन। अगर अब हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे दवाई बनाई जा रही होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पर हम लोग दवा को के बारे में हम लोग आई मीन रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, और उसको बेहतर जो पुरानी दवाएं हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और नई दवा के को की हम लोग दरियाफ्त करते हैं। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर हम लोग वक्फे वक्फे से सैंपल लेकर, ठीक है, और हम लोग उसके क्वालिटी की उसके मयार को हम लोग चेक करते हैं। फिर वेयर हाउस, जब हमारी दवा तैयार हो जाते हैं तो हम लोग लाइक जैसे स्टोरेज हाउस होते हैं जहाँ पे हमने महफूज करनी है अपनी अद्वियात को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि उनके डिजायर्ड रिक्वायरमेंट्स के किस किस कंडीशंस में उनको सेव करना है, उन कंडीशंस के मुताबिक हम लोग महफूज करेंगे तो वो हमारा वेयर हाउस आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर तमाम तर मामलात को देखा जाता है। ठीक हो गया, अब हम लोग कहते हैं कि फार्मेसी इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो है या हमारी फार्मेसी प्रोफेशन की बैकबोन है। ठीक हो गया, यानी कि हमारे फार्मेसी शोबे की जो आई मीन बैकबोन है वो क्या है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। जब तक दवा बनेगी नहीं हम लोग उसके बारे में हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो सकते, हम लोग कोई टेस्ट नहीं कर सकते। और अगर हम लोग ये देखें कि हमारी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बैकबोन क्या है तो हम कहते हैं जी इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बैकबोन है जी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। राइट, 4 हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट वन के ड्रग क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग, हम लोग ड्रग को किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि जी आप लोग क्लासिफाई करो आई मीन ड्रग्स अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज, या फिर हम लोग किस किस जरिए से ड्रग्स को हासिल कर सकते हैं, या फिर ये कि हम लोग किस किस तरह से ड्रग को सेल कर सकते हैं। ठीक हो गया, फिर ये कि ड्रग के को हम लोग क्या क्या नाम देते हैं। अच्छा, जेनेरिक नेम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, ट्रेड नेम या मार्केट नेम क्या होता है, ब्रांड नेम क्या होता है, और उसके साथ साथ उसके एग्जांपल्स भी पूछी जाती हैं। इसके अलावा कि फार्मेसी में हम लोग कौन कौन से बुक्स को पढ़ते हैं। ठीक आ गया, फिर मतलब क्या फार्माकोपिया क्या होता है जी, फॉर्मुलरी क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। फिर जी अच्छा हम लोग जो बुक्स पढ़ते हैं वो ऑफिशियल होते हैं या नॉन ऑफिशियल। अच्छा, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल में कोई फ़र्क भी है, क्या डिफरेंस है, और फिर उसके एग्जांपल्स दे दें हम हमें कुछ भी। तो अब हम लोग पहले इनके आंसर्स देख लेते हैं। राइट, अगर पूछा ये जाए कि ड्रग क्या है तो हाँ जी, ड्रग एक ऐसा एजेंट है दैट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योर और मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। ठीक हो गया, ये वही डेफिनेशन है जो कि आप लोगों की बुक के अंदर मेंशन की हुई है। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस किस तरह से बेची जाती हैं ड्रग्स, तो आप कहते हो जी 2 तरह से सेल की जाती हैं। ओवर द काउंटर होते हैं कुछ ड्रग्स, और कुछ ड्रग्स हमारी प्रेस्क्रिप्शन ओनली होती हैं। ओवर द काउंटर यानी कि ओटीसी ड्रग्स कौन सी होती हैं, ये ओटीसी ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके लिए कोई प्रेस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती उनको सेल करने के लिए या डिस्पेंस करने के लिए। जबकि प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन ऐसी अद्वियात होती हैं जिनके लिए प्रेस्क्रिप्शन का होना ज़रूरी है। एज फॉर एग्जांपल हमारे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यानी कि शुगर को कम करने वाले। ठीक है, अच्छा, ओवर द काउंटर तो जी बहुत आसान से, जैसे कि हमारा ओआरएस सॉल्यूशन है, ठीक आ गया, या फिर हमारी कैल्सी की गोली होती है। ठीक है, ये चीजें। अच्छा, किस किस जरिए से हम लोग हासिल कर सकते हैं ड्रग्स को, तो हाँ जी हमारे पास तीन जराए होते हैं। नंबर 1 नेचुरल सोर्स होता है, नंबर 2 सिंथेटिक सोर्स होता है, और नंबर 3 सेमी सिंथेटिक। नेचुरल ऐसा सोर्स होता है जिसके अंदर हम लोग अद्वियात को हासिल करते हैं फ्रॉम
नेचुरली यानी कि कुदरती ज़राए से, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोबियल्स और मिनरल्स आ जाते हैं। तीनों की चारों के आप लोग एक-एक एग्ज़ाम्पल लिख लो कि आप लोग सिनामेल्डिहाइड हासिल करते हो सिनामन से, या फिर जो भी माइंड में आ रहा है, आलमंड से स्फिंगोलिपिड्स हासिल करते हो, एट्रोपस एट्रोपिन हासिल कर रहे हो, फेनल से, नहीं जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप लोग उसके बारे में बता दो। एनिमल से हाँ जी, हम लोग कॉड लिवर ऑयल हासिल कर रहे हैं, हम लोग मेन फिश से हम लोग कॉड लिवर ऑयल हासिल करते हैं। माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन बनाने के लिए। और फिर मिनरल्स यानी कि धातुओं का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लाइक कॉलिन या टैल्क की बात कर लेते हैं हम लोग। फिर सिंथेटिक ऐसा सोर्स होता है जिसके अंदर हम लोग ड्रग्स को बना रहे हैं टोटली इन द लेबोरेटरी, ठीक है। जबकि सेमी सिंथेटिक ऐसा सोर्स है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों सोर्सेज को हम लोग मिला देते हैं, और मिलाकर हम लोग में इन दोनों दुनियाओं को मिलाकर हम लोग जो ड्रग को प्रिपेयर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक सोर्स। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई भी ऐसी ड्रग ले लें जो कि नेचुरल जरिए से ली गई है, लेकिन हम लोग उसको मॉडिफाई कर दें, ठीक हो गया, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो इट विल बी सेमी सिंथेटिक। राइट। इसके अलावा कि आप लोग फार्मेसी के अंदर कौन किस किस तरह की बुक्स पढ़ते हो, या फार्माकोपिया क्या होता है, फॉर्मुलरी क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है? अच्छा, तो जी फार्माकोपिया हमारी ऐसी बुक्स हैं जो कि स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, और इसके अंदर ड्रग्स और उससे रिलेटेड सब्सटेंसेस जो हैं हमें प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि रिलेटिव इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है। जबकि फॉर्मुलरी क्या है, हमारी बुक के अंदर मेंशन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन फॉर्मुलरी क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन या लिस्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक हो गया। फॉर्मुलरी छोटे लेवल पर भी हो सकती है, नेशनल लेवल पर भी हो सकती है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने अपने वार्ड में एक ड्रग फॉर्मुलरी, मेडिसिन फॉर्मुलरी लगाई हुई है, तो वो आपकी उस लिस्ट को आई मीन उन मेडिसिन को जाहिर कर रही है जो कि आपके उस वार्ड के अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। इसी तरह से आप लोग अपने क्लिनिक जो अपनी फार्मेसी है, फार्मेसी की आप लोग फॉर्मुलरी बनाते हो जिसके अंदर ये मेंशन किया हुआ होता है कि आपके फार्मेसी पर कौन कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड हैं। अगर हम लोग फिर मीन नेशनल लेवल पर ले जाते हैं तो फिर हमारी ऐसे फॉर्मुलरीज भी आती हैं, लाइक मीन स्टैंडर्ड बुक्स आ जाती हैं जिसके अंदर जो है ड्रग्स और ड्रग्स से मीन ऑल द ड्रग्स दैट आर प्रोवाइडेड इन दैट कंट्री, वो सारी सारी जो ड्रग्स हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोग फार्मेसी के अंदर बुक्स जो हैं दो तरह से पढ़ते हैं, एक हमारे पास ऑफिशियल बुक्स आती हैं और एक नॉन ऑफिशियल बुक्स। ऑफिशियल बुक्स ऐसी बुक्स होती हैं जिसके अंदर तमाम तर जो डाटा है दैट विल बी रिटन, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट की जेर निगरानी उसका डाटा इकट्ठा किया जाएगा, लिखा जाएगा और शाया किया जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपीसी, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स आ जाती है, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, आईपी आ जाती है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, या फिर बीएनएफ यानी कि ब्रिटिश नेशनल नेशनल फार्मुलरी, ठीक हो गया। जबकि नॉन ऑफिशियल बुक्स हमारी ऐसी बुक्स होती हैं जिसके अंदर आई मीन डाटा कंपाइल किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और पब्लिश किया जाएगा लोकली। उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट सुपरविजन नहीं होती, यानी कि गवर्नमेंट का रोल नहीं होता। समटाइम्स हम लोग नॉन ऑफिशियल बुक्स को इस्तेमाल करते हैं एज अ रेफरेंस बुक, सेकेंडरी रेफरेंस बुक, ठीक हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल एंसेल आ जाती है, फार्मास्यूटिक्स की बुक है, रिमेंगटन आ जाती है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, और कैटजंग जो कि हमारी फार्माकोलॉजी की बुक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा सेशन स्टार्ट हो जाता है जी डेफिनेशंस का। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ लेनी है एक दफ़ा। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या है, आयंस क्या होते हैं, एटम्स, कैटायंस, एनायंस, आयोनाइजिंग एनर्जी क्या है, पीएच क्या है। फिर हमारे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं या हमारी विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं, या फिर हम लोग पीएच को किस तरह से मालूम करते हैं, एसिड क्या है, बेस क्या है, पीएच इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, ठीक है। बफर क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है। और ये भी कि अगर हम अपने लिविंग सेल को या टिश्यू को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा, या अगर हम अपने सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो सेल के साथ क्या होगा। फिर हम डेफिनेशंस आगे हमारी आ जाती हैं कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, कैल्सिनेशन, क्रिस्टलाइजेशन, और इसकी कुछ एग्जाम बता दें। डिस्टिलेशन क्या होता है, डिकेंटेशन, डीलिक्विसेंस, हाइग्रोस्कोपिक और डेसिकेशन। आपके डिकेंटेशन डीलिक्विसेंस में फर्क क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हाइग्रोस्कोपिक डेसिकेशन क्या आई मीन डीलिक्विसेंस और हाइग्रोस्कोपिक मेडिसिन सॉरी सब्सटेंस में क्या फर्क है ये भी पूछा जा सकता है। फिर ये कि वेपोराइजेशन क्या होता है,
ठीक हो गया। फ्यूजन क्या होता है, इग्निशन, लाइफलाइजेशन और सब्लिमेशन। सवाल किस तरह से बनता है कि आप कहते हो कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड क्या होगा। ठीक हो गया। जैसे आप लोग कहते हो कि आप लोग सॉलिड को लिक्विड में सॉरी आप लोग सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर देते हो विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट फेज। ठीक हो गया। तो आप लोग कहते हो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में तब्दील हो रहा है तो सब्लिमेशन होगा। अच्छा, तो लिक्विड को सॉलिड में करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स तो क्या होगा, तो जी वो क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। सवाल इस तरह से मीन क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलता है, राइट। तो पहले हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन हमारे लिक्विड के सरफेस पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो सरफेस टेंशन कहलाती है। उसका फार्मूला क्या है जी, फोर्स पर एरिया। ठीक है, उसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी जी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो, किसी भी लिक्विड को बहने में जो रुकावट पैदा हो रही है वो विस्कोसिटी कहलाती है। अच्छा, एटम क्या है, एटम एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है अनडिवाइडेबल, और ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, आयंस और एटम्स में क्या फर्क होता है। आयंस हैविंग चार्ज ऑन इट, जबकि एटम्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। आयंस जो होते हैं कितनी तरह के होते हैं जी, एक कैटाइंस होता है और एक एनाइंस होते हैं। कैटाइंस जो कि मीन अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख ले, फॉर एग्जांपल सोडियम आयंस, ये कैटाइंस कहलाते हैं। जबकि वो आयंस जो कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले लें और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज कैरी कर लें, एज फॉर एग्जांपल ओ एच आइन, हाइड्रोक्सिल आइन, ये एनाइंस कहलाते हैं। अच्छा, वो एनर्जी जो कि मीन किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में फ्रॉम एन एटम जरूरत पड़ती है जिसकी, वो आयनाइजिंग एनर्जी कहलाती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि वो एनर्जी जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आप लोग रिमूव कर रहे हो, अगर गेन करने पर जो आप एब्जॉर्ब करते हो वो एनर्जी क्या कहलाती है जी, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। पीएच क्या होता है, पीएच नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। अच्छा, एसिड बेस के लिए सेम इस्तेमाल किया जाता है, नहीं जी। पीएच एसिड के लिए जो होता है पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, जबकि बेस के लिए पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस इनके नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन आता है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसके अंदर इतनी ताकत होती है कि अपने कलर को तब्दील कर ले विद अ चेंज ऑफ फंक्शन। अगर तो पीएच इंडिकेटर है तो पीएच तब्दील होने पर अपना रंग तब्दील करेगा। अगर तो प्रेसिपिटेटर इंडिकेटर है तो वो प्रेसिपिटेशन होने पर अपना कलर तब्दील करता है, और अगर तो रिडॉक्स इंडिकेटर है तो रिडॉक्स रिएक्शन के होने पर अपना कलर तब्दील करेगा। अच्छा, कुछ ऐसे फैक्टर्स बता दें जो कि सरफेस टेंशन पर अफेक्ट करते हो। तो हाँ जी, आपकी सरफेस टेंशन हमारी इंक्रीज होती है अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, और ये इंक्रीज हो जाती है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगी, और सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों कि टेम्परेचर सरफेस टेंशन के डिक्रीज होने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपके मॉलिक्यूल्स के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इधर उधर हरकत करने लग जाएंगे, और जिसकी वजह से हमारे सरफेस का जो तनाव है, जो प्रेशर है, टेंशन है, वो कम हो जाएगा। अच्छा, विस्कोसिटी के फैक्टर्स बता दें। अच्छा जी, तो विस्कोसिटी हमारी कम हो जाती है जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बात वही चीज आ गई कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी विस्कोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं वो हरकत में आ जाते हैं। विस्कोसिटी डिक्रीज होती है जब हमारी कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाती हैं, और विस्कोसिटी इंक्रीज होती है जब हमारी एडहेसिव फोर्सेज यानी कि एक दूसरे से जुड़ने की ताकत जो है वो बढ़ जाएगी। और इसी तरह से विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, गाढ़ापन बढ़ जाता है अगर हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के दरमियान में ताकत जो है वो बढ़ गई है। ठीक हो गया। विस्कोसिटी इसके साथ साथ बढ़ जाती है अगर हमारे मॉलिक्यूलर शेप जो है वो इरेगुलर हैं, एक जैसे नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, जीव सारे सारे इरेगुलर हैं, बेतरतीब हैं, तो उस टाइम पर भी हमारी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तो हम कहते हैं जी 7 से नीचे जिसकी पीएच होगी वो हमारे एसिड कहलाते हैं, और 7 से ऊपर जाने वाले हमारे बेस कहलाते हैं। कोई एग्जांपल्स दे दें तो आप लोग एसिड के अंदर HCl की एग्जांपल दे सकते हो, और अगर वो एंजाइम का पूछता है तो जी आप पेप्सिन कह सकते हो कि जी पेप्सिन जो है वो हमारा एसिडिक एंजाइम है। इसी तरह से हम लोग बेस के लिए कह सकते हैं कि NaOH जो है वो हमारी बेस है, और अगर एंजाइम की बात करते हैं तो ट्रिप्सिन जी हमारा बेसिक एंजाइम है। ठीक हो गया। अच्छा, पीएच इंडिकेटर क्या होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर ताकत है अपना कलर तब्दील करने की ऑन द चेंज ऑफ द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। कितनी तरह से हम लोग इसको मालूम करते हैं, तो जी हम लोग इसको मालूम करते हैं बाय यूजिंग पीएच पेपर। हमारे पास 2 तरह के पेपर्स होते हैं, एक लिटमस पेपर, ठीक है, रेड और ब्लू, ठीक हो गया,
और एक हमारे पास आ जाता है जी यूनिवर्सल पेपर। यूनिवर्सल पेपर जो है वो इस तरह से हमारे पास गोल सी रिंग फॉर्म में डब्बी होती है, जिसके ऊपर आपके पास कलर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। और अंदर से एक पूरी की पूरी येलो कलर की रील निकलती है, ठीक है, जिसके अंदर से आप लोग थोड़ा सा पेपर कट करते हो, अपने सॉल्यूशन में डिप करते हो, और फिर ये जो आपके कलर्स दिए हुए होते हैं डब्बी के ऊपर, उसके ऊपर आप लोग मैच कर लेते हो, जहां पे कलर मैच हुआ और वही आप लोगों की पीएच होती है। ठीक हो गया। अच्छा, एक हमने पीएच पेपर इस्तेमाल कर लिया, दूसरा हम जी इस्तेमाल करते हैं पीएच मीटर। ठीक हो गया। पीएच मीटर्स आप लोगों के डिजिटल भी हो सकते हैं, और आप लोगों की लाइक जैसे आप लोगों के थर्मामीटर्स होते हैं डिजिटल, इस तरह से इस फॉर्म में भी हो सकते हैं, और आप लोगों के इलेक्ट्रिक भी हो सकते हैं। तीसरा आ जाता है जी पीएच इंडिकेटर, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था। पीएच को मेंटेन रखने के लिए अब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी बफर। यानी कि अगर पूछा ये जाए कि पीएच किसी सॉल्यूशन की अगर चेंज होने लगे तो हम लोगों को क्या सॉल्यूशन कर मीन हमें क्या वो मीन स्टेप उठाना चाहिए। तो हाँ जी, हमें बफर्स इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि बफर्स एक ऐसा कंपाउंड है या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जो कि किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को चेंज होने से रोकता है। ठीक हो गया। बेहतर होगा कि इसकी कोई एक दो एग्जांपल याद कर लो आप लोग। फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग दो चीजें देखते हैं, एक तो हमारी आयनिक कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा हम लोग देखते हैं जी ऑस्मोटिक प्रेशर को। अच्छा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे दो सॉल्यूशंस जो कि ऑन कंपैरिजन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर और आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसके अंदर मोस्टली कौन से आ जाते हैं, एज फॉर एग्जांपल आप लोगों के आ जाते हैं जी 0.9% NaCl सॉल्यूशन। ठीक हो गया। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आ जाता है, या 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन आ जाता है। अच्छा, तो हम लोग कहते हैं कोई से दो सॉल्यूशन जिनके अंदर सेम आयनिक कॉन्सेंट्रेशन हो, आयन की मिकदार हो, या फिर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आयंस या सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है देन बॉडी फ्लूइड, ठीक है, या 0.9% NaCl सॉल्यूशन, तो वो हमारा हाइपरटोनिक कहलाएगा। और अगर तो हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आयंस या सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम है देन बॉडी फ्लूइड, तो वो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अच्छा, अगर अब हम लोग अपने सेल को जो कि आइसोटोनिक है, ठीक है, जैसा हमने अभी बात की कि बॉडी फ्लूइड, तो जैसे कि अगर हम लोग अपने सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो क्या होगा सेल का जी। तो हम लोगों को मालूम है कि मीन जो हमारी आइसोटोनिसिटी है, इस दौरान अगर हम लोग अपने सेल को अपने मीन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें तो हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होती है, और बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है सॉल्वेंट की निस्बत, तो हमारा अंदर का सॉल्वेंट बाहर जाने लगेगा और हमारा सेल जो है सिकुड़ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि मतलब दोनों की जो रेशियो है उसको बराबर रखना है हमने। अच्छा, अगर हम अपने सेल को प्लेस करें किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो क्या होगा। तो जी अगर हम लोग अपने सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी कि बाहर अगर सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा है बनिस्बत सॉल्यूट के, तो क्या होगा जी, बाहर का सॉल्वेंट अंदर आने लगेगा और हमारा सेल जो है वो मीन लाइसिस हो जाती है, रप्चर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, या आप इन शॉर्ट कहो फट जाता है। ठीक हो गया, हिमोलाइसिस हो गया। एडजॉर्प्शन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो एडजॉर्प्शन हम लोगों ने पढ़ा था आप लोग। ये तो एडजॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर मीन सरफेस फिनोमेना है जिसके अंदर किसी दूसरे फेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसकी सतह पर आके जुड़ जाते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं। ठीक हो गया, इनके जज्ब हो जाते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इनऑर्गेनिक मैटर जो है बहुत ज्यादा उसको जलाया जाता है, इतना ज्यादा हीट किया जाता है उसको कि जितना वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो जाया हो जाता है और फिक्स कंपोनेंट बाकी रह जाता है। अच्छा, अगर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाए तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, तो हमारा प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम लोग एवापोरेशन मेथड से, कूलिंग मेथड से और प्रेसिपिटेशन मेथड से कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा नेचुरल फिनोमेना बता दें जिससे हम लोग कहते हैं जी क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, तो हाँ जी, एवापोरेशन के जरिए होती है सी सॉल्ट, यानी कि समंदर के किनारे जो हमारा नमक है वो जम जाता है जब पानी जो है बुखारात बन के उड़ जाएगा। अच्छा, कोई ऐसा अमल जो कि हम लोगों की आम मरह जिंदगी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो हाँ जी, हम लोग एवापोरेशन और कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने के लिए जी, गन्ने के रस से चीनी बनाने के लिए। ठीक हो गया।
अच्छा, डिकेंटेशन क्या होता है? डिकेंटेशन, अगर हमने सॉलिड को लिक्विड से अलग करना है तो हम लोग डिकेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंतहाई आसान प्रोसेस है फार्मास्यूटिक्स के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, हम लोगों ने बस अपने बर्तन को एक जगह पर रख देना है, सॉलिड सारा नीचे बैठ जाता है और हम लोग ऊपर से लिक्विड को उंडेल लेते हैं। डीलिक्विसेंस क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा सब्सटेंस जो है मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है, यानी कि हमारे इर्द गिर्द गिर्दो नवाह से ये मॉइस्चर नमी को जज्ब कर लेगा और जो नमी उसने जज्ब की है उसी के अंदर ये अपना महलूल बना लेता है, सॉल्यूशन बना लेता है, एज फॉर एग्जांपल NaOH। और अगर तो हमारा सब्सटेंस जो है वो इर्द गिर्द यानी कि आसपास के माहौल से वाटर को एब्जॉर्ब तो करता है फ्रॉम द एयर, बट इतना नहीं करता कि सॉल्यूशन बना ले, तो हमारा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कहलाता है, एज फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्यूशन या फिर सिलिका जेल। डेजिकेशन क्या होता है? डेजिकेशन एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लोग डेजिकेटर का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल या फिर हम कहते हैं जी डेजिकेंट रख देंगे और हम लोग अपने जो भी हमारा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर फिर जो वाटर मीन होगा उसको वो जज्ब कर लेता है हमारा डेजिकेंट मटेरियल। अच्छा जी, डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन जी एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम लोग लिक्विड के कंपोनेंट्स को अलग-अलग कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटी, यानी कि बुखारात बनने की जो सलाहियत है उसकी बुनियाद पर अगर हम लोग अपने लिक्विड के कंपोनेंट्स को अलग-अलग कर लेंगे तो वो डिस्टिलेशन कहलाता है। अच्छा, कितनी टाइप्स की होती हैं? तो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन और वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है। जिसके अंदर हम लोग कहते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। एक सिंपल डिस्टिलेशन में हम लोग कहते हैं कि अगर हमने सॉलिड इम्प्योरिटीज को अलग करना है लिक्विड से तो सिंपल होगी। अगर तो हम लोगों ने लिक्विड में से लिक्विड को अलग करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और अगर हम लोग वैक्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए तो वो हमारी आ जाती है जी वैक्यूम डिस्टिलेशन। और अगर तो हम लोग बुखार मीन स्टीम का अगर हम लोग स्टीम के जरिए मतलब कि हम अपने कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं, अपनी ड्रग में से अर्क निकालना चाहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि जी वो हमारी स्टीम डिस्टिलेशन है। अच्छा, कोई ऐसा अमल जिसके अंदर हम लोग लिक्विड को गैस में तब्दील करते हैं तो हाँ जी वेपोराइजेशन कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड इनटू गैस कितनी तरह से होता है जी? ये दो तरह से होता है। नंबर वन एवापोरेशन, नंबर सेकंड बॉइलिंग। अच्छा, एवापोरेशन क्या है और अब बॉइलिंग क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो जी एवापोरेशन के लिए हमें कोई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि बॉइलिंग के लिए हमें टेम्परेचर दरकार होता है। एवापोरेशन का अमल जो है लिक्विड की सतह पर से होता है, जबकि अब बॉइलिंग का अमल जो है लिक्विड के बॉटम में से भी हो सकता है। ठीक हो गया? अच्छा, कोई ऐसा प्रोसीजर बता दें जिसके अंदर हम लोग सॉलिड को गैस में डायरेक्ट तब्दील कर देते हैं, यानी कि जैसे अगर हम लोग बर्फ़ को पहले पिघलाते हैं, पानी बनता है, पानी को बॉयल करते हैं तो जी गैस बनती है। तो कोई ऐसा अमल जिसमें हम लोग सॉलिड को डायरेक्ट गैस में तब्दील कर दें? तो हाँ जी, हमारा ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सब्लिमेशन का। फिर अच्छा, फ्यूजन क्या होता है? इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग सॉलिड अंटिल इट मेल्ट्स, यानी कि सॉलिड को हीट करना जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए, उस पॉइंट को जिस पॉइंट पे वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है जी वो फ्यूजन फ्यूजन कहलाता है। इग्निशन क्या होता है? इग्निशन के अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने केमिकल सब्सटेंस को बहुत ज्यादा हीट करते हैं, इतना ज्यादा कि उसका कार्बन पार्ट जो होता है ना, कार्बोनेशियस पार्ट, वो सारा जल जाता है और इनऑर्गेनिक पार्ट उसका बच जाता है, रेजिड्यूज लेफ्ट इन द फॉर्म ऑफ ऐश, राख की सूरत में। ठीक हो गया? फिर आ जाता है जी ट्रिचुरेशन। ट्रिचुरेशन क्या होता है? ये एक ऐसा अमल है यानी कि सफूफ साजी का, यानी कि बारीक करने का, यानी कि अपने पाउडर को या किसी भी चीज को बारीक पीसने का अमल है जिसके अंदर हम लोग पेस्टल और मॉर्टर का इस्तेमाल करें तो वो ट्रिचुरेशन कहलाता है। अच्छा, इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेविगेशन क्या होता है? लेविगेशन भी कॉम्बिनेशन प्रोसेस है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि कोई अगर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं तो उनको हम लोग मिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हीकल। जिनके जैसे कि हम लोग घरों पर चटनी बनाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर हरी मिर्चें हरी मिर्चें हों, टमाटर हों, आपस में वो हल नहीं हुए हुए होते, लेकिन हम लोग उसको बारीक करके उसके अंदर हम लोग हल्का सा पानी ऐड करते हैं जिसकी वजह से हमारा पेस्ट बन जाता है, बिल्कुल वो चीज हमारी लेविगेशन कहलाती है। ठीक हो गया? फिर लायोफिलाइजेशन क्या होता है, या ये पूछा जाता है फ्रीज ड्राइंग क्या है? फ्रीज ड्राइंग को हम लोग लायोफिलाइजेशन का नाम भी देते हैं और ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वाटर फ्रॉम फूड। हम लोग खाने में से या दूसरे हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसमें से पानी को बाहर निकाल लेते हैं और उसको महफूज करने के लिए, यानी कि
उसकी हालत को बरकरार रखने के लिए करते क्या है कि पहले हम लोग उसको फ्रीज कर लेते हैं। फ्रीज करने के बाद जितनी आइस होगी, यानी कि बर्फ जो मीन पानी की जो बर्फ जमी हुई है, उसको हम लोग वेपर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की मदद से हम लोग उसको डायरेक्ट बुखारात में तब्दील कर देते हैं। सारा पानी जो है बुखारात बनकर जो है वो बाहर निकल जाता है, हम लोग उसको अलग कर लेते हैं और हमारा खाना जो है वो फ्रीज हो जाता है, जमा रहता है। ठीक हो गया। और फिर हम लोगों ने जब चाहे हम लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारा यहाँ पर सारे के सारे डेफिनेशंस का जो मेन सिलसिला था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे क्या स्टार्ट होता है कि डोजेज फॉर्म क्या होती है, या ड्रग क्या है, या एपीआई क्या है, यानी कि या फिर हम लोग ये कहेंगे इनके अंदर फ़र्क क्या होता है। तो आप लोग कहते हो जो प्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ ड्रग है वो हमारी डोजेज फॉर्म कहलाती है, जबकि एपीआई क्या है, हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि जो जुज़्व आज़म है, यानी कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसकी बिना पर हम लोग उस ड्रग को इस्तेमाल, उस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारा एपीआई कहलाता है। अच्छा जी, ड्रग क्या है और मेडिसिन क्या होता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रॉपर फॉर्म में या प्रॉपर शेप में आ जाती है वो हमारी मेडिसिन कहलाती है, जबकि ड्रग जो होती है वो अभी हमारी अंडर प्रोसेस होती है। अच्छा, एपीआई और एडिटिव्स में क्या फ़र्क है? एपीआई के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि जो मेन इंग्रेडिएंट है, यानी कि जो हमारी ड्रग है वो हमारी एपीआई कहलाती है, जबकि जो हमारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे मीन एक्सिपिएंट्स जो कि हमारी ड्रग को या फिर हमारी डोजेज फॉर्म को एक प्रॉपर शेप देने में मदद देते हैं, उसको हम लोग एडिटिव्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसका डिटेल में पढ़ा था। हमारे कुछ ऐसे एडिटिव्स हैं लाइक कलरेंट्स आ जाते हैं जो कि कलर देते हैं, कुछ डाइल्यूएंट्स होते हैं जो कि उसको मीन उसको प्रॉपर शक्ल देने में मदद करेंगे, कुछ उसके फ्लेवरेंट्स आ जाते हैं यानी कि जो उसको जायका देते हैं, या फिर हमारे डिसइंटीग्रेंट्स आ जाते हैं। डिसइंटीग्रेंट्स ऐसे मेन सब्सटेंसेस जो कि उसको बॉडी के अंदर जाकर टूटने में मदद देते हैं, या फिर हम एडहेसिव्स की बात करते हैं। एडहेसिव्स हमारे मेन ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे एक्सिपिएंट्स होते हैं जो कि हमारे ड्रग के पार्टिकल्स को या फिर हमारे ड्रग के कंटेंट को आपस में जुड़े रहने में मदद देते हैं। अच्छा, कितनी तरह की होती हैं डोजेज फॉर्म्स? तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पर भी उसकी क्लासिफिकेशन की जा सकती है, और फिजिकल फॉर्म पर भी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि किस जरिए से दे रहे हैं हम लोग, यानी कि हम लोग ओरली दे रहे हैं, या इंजेक्टेबली या इनहेलेशनली हम लोग दे रहे हैं, सांस के जरिए हम लोग ले रहे हैं उसको, या इंजेक्टेबली में लाइक इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर आ जाता है, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल आ जाता है। ओरली की बात करते हैं तो हमारे पास टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, या फिर हमारे पास एलिक्सर्स आ जाती हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स आ जाती हैं। या फिर हम लोग कहते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिकली आ जाता है। टॉपिकली यानी कि जिल्द के ऊपर, जैसे हम लोग लोशन, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, इमल्जेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी हमारी कौन सी टाइप आ जाती है कि अगर हम लोग फिजिकल फॉर्म पर अगर हम लोग उसको उसकी दर्जाबंदी करना चाहें तो फिजिकल फॉर्म में कौन सी आ जाती है? एज फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉलिड डोजेज फॉर्म्स आ जाती हैं लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स, या फिर हम लोग कहते हैं जी सेमी सॉलिड आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास पेस्ट आ जाते हैं, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, ये हमारे मीन ये वाली चीजें आ जाती हैं। या फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास लिक्विड्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे सॉल्यूशंस हैं, सस्पेंशंस हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, हमारे सिरप्स आ जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे सिरप और एलिक्सर में क्या फ़र्क है, या फिर एलिक्सर्स और टिंचर्स में क्या फ़र्क है? तो जी सिरप जो होती हैं वो ये आई मीन एक्वस होती हैं, स्वीटेंड होती हैं, विस्कस होती हैं, गाढ़ी होती हैं, जबकि एलिक्सर्स ये हाइड्रो अल्कोहलिक होती हैं, यानी कि पानी और अल्कोहल दोनों होता है इसके अंदर। और जो हमारे टिंचर्स हैं इसके अंदर ये अल्कोहलिक होंगी, इसके अंदर अल्कोहल के कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। एलिक्सर जो होती हैं साफ शफाफ होती हैं सिरप की निस्बत, और सिरप की निस्बत ये ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होती, और इसके अंदर शुगर का कंटेंट भी ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग इसको डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, टिंचर्स की बात करें तो टिंचर्स टॉपिकली भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, और इसको मेन एक्सटर्नली भी इस्तेमाल किया जाता है और इंटरनली भी इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनली यानी कि ओरली, और इसका ओरल इस्तेमाल जो है वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि बैड टेस्ट की वजह से इसको अब ओरली नहीं लिया जाता, सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए आयोडीन टिंचर्स जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, डिस्पर्स सिस्टम्स क्या होते हैं? डिस्पर्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम
यानी कि जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं डिस्पर्स कर देना, फैला देना। फैल क्या रहा है जी, इसके अंदर हमारे पास दो फेजेस होते हैं इस डिस्पर्स सिस्टम के, लाइक कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस फेज, और इसके अंदर एक फेज जो है दूसरे फेज के अंदर फैल जाता है। अगर हम लोग लिक्विड को लिक्विड में फैलाते हैं तो हमारा इमल्जन कहलाता है, और अगर हम लोग लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में फैलाते हैं तो हमारा सस्पेंशन कहलाता है। अच्छा, क्या चीज फैल रही है, यानी कि कौन से पार्टिकल्स को आप लोग फैलाते हो दूसरे के अंदर, राइट। फिर आप लोग कहते हो कि ये जो कॉन्टिन्यूअस फेज है वो हमारा एक्सटर्नल फेज कहलाता है, यानी कि जो फैला हुआ है, ठीक है। और जबकि डिसकंटिन्यूअस फेज जो है वो हमारा इंटरनल फेज होता है, जो कि जिसको फैलाया जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग इस तरह से मीन हम लोग सस्पेंशन की बात करें तो पानी के अंदर हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स हमारे जो होंगे वो हमारे डिसकंटिन्यूअस फेज होते हैं, जबकि पानी जो होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज होता है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जी एंटीबायोटिक सस्पेंशन की। तो एंटीबायोटिक सस्पेंशन में क्या होता है जी, हमें एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग हो रही होती है, उसके अंदर हम लोगों को एक सस्पेंशन दी गई है जो कि तैयारशुदा नहीं है, हम लोगों ने उसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, यानी कि दोबारा से बनाना है। वो जो पाउडर्स हमें दिए गए हैं वो डिसकंटिन्यूअस फेज हैं, और हम लोग जो पानी को बॉईल करके ठंडा करके इस्तेमाल करें वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फेज है। यानी कि हम लोग अपने पाउडर्स को फैला देंगे अपने कॉन्टिन्यूअस फेज में, यानी कि पानी के अंदर। ठीक हो गया, सस्पेंशन इमल्जन हो गए। इमल्जन वैसे फिर कितनी टाइप्स की होती हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इमल्जन हमारी या तो वाटर इन ऑयल होती है या फिर ऑयल इन वाटर होती है, और इनको स्टेबल करने के लिए इमल्जन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंडिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जन देख लें तो कोएलिसेंस, फ्लोक्यूलेशन, क्रीमिंग, ब्रेकिंग और सेडिमेंटेशन क्या होती है, ब्रेकिंग या फेज सेपरेशन क्या होती है। ठीक हो गया। कोएलिसेंस, अगर तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम लोग कहते हैं कि अगर तो हमारे मॉलिक्यूल्स, कौन से हमारे मॉलिक्यूल्स जिनके इंटरनल फेज के या फिर हमारे जो डिस्पर्स्ड फेज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपस में जुड़ जुड़ कर, ठीक है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ जुड़ा और एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, तो कोएलिसेंस कहलाता है। जबकि अगर जो हमारे डिस्पर्स्ड फेज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर जो है गुच्छा बना लेते हैं, जैसे कि अंगूर का गुच्छा होता है, तो जी वो फ्लोक्यूलेशन कहलाता है। अगर तो हमारा डिस्पर्स्ड फेज जो है वो ऊपर सतह पर आ गया है तो वो क्रीमिंग कहलाएगा, और अगर तो हमारा फेज जो है डिस्पर्स्ड फेज वो नीचे बैठ गया है तो वो सेडिमेंटेशन या केक फॉर्मेशन कहलाता है। और अगर तो हमारा ये कोएलिसेंस, जिसमें हमारा डिस्पर्स्ड फेज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल बना रहे थे, अगर ये बड़े होते 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 अगर हमारा डिस्पर्स्ड फेज अलग, यानी कि लाइक पानी अलग और ऑयल अलग, तो ये क्या होगा जी, ब्रेकिंग हो गई, या फिर हम कहते हैं जी फेज सेपरेशन हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक आ गया। इसके बाद लोशन लिनीमेंट्स क्या होता है, कि हम लोग कहते हैं कि जी लोशंस जो हैं वो उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हमारे लिनीमेंट्स की। लोशन के लिए हमें कोई रबिंग की ज़रूरत नहीं होती, जबकि लिनीमेंट्स को के लिए रबिंग की ज़रूरत होती है। लोशन जो है इमोलियंट्स के तौर पर मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि लिनीमेंट्स को हम लोग रुबिफिशेंट या फिर हम लोग कहते हैं रबिफिशेंट या फिर हम लोग कहते हैं काउंटर इरिटेंट के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एरोसोल्स क्या होते हैं, इनहेलेशंस में वेपोराइजर और ह्यूमिडिफाइड क्या होते हैं। एरोसोल्स के लिए हमारे पास प्रॉपर एक एरोसोल सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, एटमाइजर होना चाहिए, जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं। अगर इसके पार्ट्स पूछे भी जा सकते हैं, अगर तो एक्सटर्नल ने अपने साथ कोई भी ऐसा सिस्टम रख रखा है, तो वॉल्व असेंबली रखी हुई है। तो इनहेलेशंस में यानी कि बजरिया सांस अगर हम लोग लेकर जा रहे हैं, लाइक वेपोराइजर है या फिर ह्यूमिडिफायर है। ठीक हो गया। वर्सेस स्प्रेज, स्प्रेज क्या होते हैं, स्प्रेज ऐसे यानी कि जिसके अंदर हम लोग जिसके अंदर हम लोग किसी न किसी गैस का, प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो या फिर हम लोग कहते हैं कि गैस के अंदर हमारे सॉलिड या फिर लिक्विड पार्टिकल्स फैले हुए हैं, तो हमारे स्प्रेज आ जाएंगे। पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स में क्या फ़र्क होता है, तो हम कहते हैं कि पाउडर्स ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और पाउडर्स को मिलाकर हम लोग ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। और हम लोग टैबलेट्स को बनाने के लिए भी पहले हम लोग ग्रेन्यूल्स की प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग टैबलेट्स बनाते हैं। समटाइम्स हम लोग डायरेक्ट पाउडर्स को कंप्रेस करते हैं और टैबलेट्स बनाते हैं। टैबलेट्स क्या होते हैं और कैप्सूल्स क्या होते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। फिर ये कि दोनों का बेनिफिट क्या है, हम लोग कैप्सूल्स को क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कैप्सूल्स को इस वजह से इस्तेमाल करते हैं, प्रेफरेंस इस तरह से देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि हम लोग कैप्सूल शेल के अंदर जो है अपने ड्रग को भर लेते हैं। ठीक हो गया। और ड्रग जो है वो हमारे ऑलरेडी पाउडर्ड फॉर्म में है।
अगर कैप्सूल का अगर हम लोग लेते हैं तो स्टमक में जाके शेल अगर घुल जाएगा, पाउडर डिस्पर्स हो जाएगा, यानी कि डिसॉल्व हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन के अमल में चला जाएगा। जबकि टैबलेट जो है इसको पहले छोटा-छोटा मतलब कि टूटना पड़ेगा, डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा, फिर ये डिसॉल्व होगा और उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसके अलावा कैप्सूल्स को हम लोग इस वजह से भी मीन तरजीह दे सकते हैं, इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ये भी हैं कि कैप्सूल जैसे कि हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं, तो हम लोग सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के अंदर लिक्विड या सेमी लिक्विड को भी हम लोग सेमी सॉलिड को भी सॉरी हम लोग एंड कैप्चर कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जबकि टैबलेट जो होती हैं ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा टाइप्स ऑफ टैबलेट्स जो हैं वो आप लोग बुक से देख लोगे सारी की सारी, और टाइप्स ऑफ कैप्सूल जैसे जैसे कि हार्ड और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं। सॉफ्ट और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में फ़र्क क्या होता है कि सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में हम लोग ग्लाइसरीन या सॉर्बिटॉल की वजह से उसके अंदर लचक आ जाती है, जबकि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में सॉर्बिटॉल या ग्लाइसरीन नहीं होता। अच्छा जी, फिर इंजेक्टेबल्स क्या होते हैं और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं? हम लोग इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और मीन सबक्यूटेनियस, इन तमाम तरह हम लोग टाइप्स को बुक से देख लेंगे। फिर ये कि ऑइंटमेंट्स क्या हैं, पेस्ट क्या होती हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, या फिर क्रीम्स क्या होती हैं? क्रीम्स में हम लोगों से ये ज़रूर पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ क्रीम्स क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ क्रीम्स में लाइक वैनिशिंग क्रीम किसकी एग्ज़ाम्पल है और कोल्ड क्रीम किसकी एग्ज़ाम्पल है? तो आप लोग कहते हो कि जो वैनिशिंग क्रीम है, ये हमारी एग्ज़ाम्पल है जी ऑयल इन वाटर की। जो भी कंटेंट ऊपर लिखा जाएगा वो हमारी कम मिकदार होती है, जो नीचे होता है वो ज़्यादा मिकदार होती है। तो हम लोगों ने देखा है कि वैनिशिंग क्रीम जो है, जैसे कि हमारी तिब्बत क्रीम है या फिर फेयर एंड लवली है, उसके अंदर क्या होता है ऑयल का कंटेंट कम है और वाटर का ज़्यादा होता है। जबकि कोल्ड क्रीम्स जो होती हैं, जो कि ज़्यादा ऑयली होती हैं, कोल्ड क्रीम्स इसके ये जो है ये एग्जांपल है जी वाटर इन ऑयल की, यानी कि पानी की मिकदार कम होगी और इसके अंदर ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है, तो वो कोल्ड क्रीम्स के एग्जांपल में आ जाते हैं। प्रेस्क्रिप्शन क्या होते हैं और इसके डिफरेंट पार्ट्स को आप लोग बुक से देख लोगे। इसी तरह से लेबलिंग क्या होती है, कंपाउंडिंग क्या होती है और डिस्पेंसिंग क्या होती है। ठीक हो गया। होपफुली यही क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जाते हैं, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन जो वाइवा है, वाइवे का सेशन वो कैसे स्टार्ट होगा, वाइवे का सेशन के आप लोगों का जो भी प्रैक्टिकल है, ठीक है, अमूमन आपका एक्सटर्नल वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करता है कि अच्छा जी आपने आज क्या लिखा, आपने टिंचर लिखा था, टिंचर क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, अच्छा टिंचर और एलिक्सर में क्या फ़र्क है, या एलिक्सर और सिरप में क्या फ़र्क है, इस तरह से स्टार्ट कर देगा। या फिर अगर उसने आपको डिस्टिलेशन दिया तो डिस्टिलेशन से स्टार्ट करेगा। और फिर ये चीज़ के इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मासिस्ट, सॉरी, इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन होता कौन है, उसका काम क्या होता है, रोल ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन क्या होता है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया, बट आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।